नमस्कार। अपने हिंदी सब्जेक्ट में एक विभाग लेखन विभाग होता है और उसी लेखन विभाग में एक टॉपिक कहानी लेखन का भी होता है। तो अपने प्रश्न पत्र में कहानी लेखन के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पत्र में दी हुई रूपरेखा के आधार पर एक कहानी लिखने, उसे उचित शीर्षक देने और उससे मिलने वाली सीख या बोध लिखने के लिए कहा जाता है। रूपरेखा यानी पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसके अनुसार आपको कहानी लिखनी होती है। कहानी लिखने के पहले प्रश्न पत्र में दी गई पूरी रूपरेखा 2-3 बार सावधानी से पढ़नी चाहिए, क्योंकि रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। रूपरेखा को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पूरी कहानी भली भांति समझ में आ जाएगी। कहानी लिखते समय अपने कल्पना का कितना आप उपयोग कर सकेंगे, यह देखना होगा। कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। कहानी के प्रत्येक संकेत पर केवल एक एक वाक्य लिख देने से ही कहानी नहीं बनती है ना। एक पॉइंट दिया, देख लिया और फिर आपने एक सेंटेंस बना दिया, इससे कहानी नहीं बनती। वर्णन, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। वर्णन यानी क्या कि कहानी में स्थान, घटना, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। एक गांव था, इसके जगह पर चंद्रपुर नामक एक गांव था, मतलब यहाँ पर आपने गांव का वर्णन किया। मजदूर रहता था, अभी मजदूर का नाम आप दे दीजिए। रामू नामक एक मजदूर उस चंद्रपुर नामक गांव में रहता था। इस तरह का स्थान, नाम का वर्णन करना चाहिए। फिर मतलब स्थान, पात्र आदि के नाम देने चाहिए। फिर आता है विस्तार। विद्यार्थियों से लगभग 20 पंक्तियों की कहानी की अपेक्षा की जाती है। फिर वार्तालाप। कहानी में पात्रों के बीच वार्तालाप या संवाद होने चाहिए। संवाद बड़े, स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। फिर आता है कहानी। कहानी किसमें लिखनी चाहिए, कौन से काल में? भूतकाल में लिखनी चाहिए। पात्रों के संवाद वर्तमान अथवा भविष्य काल में भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, रूपरेखा में दिए गए किसी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः मतलब सीक्वेंस लेना चाहिए, अर्थात उसे उलट पुलट न किया जाए। फिर है परिच्छेदों में विभाजन। पैराग्राफ में लिखना है। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में लिखना ठीक नहीं है। कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद तो होने चाहिए। संकेत के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार होना चाहिए। फिर आती है भाषा शैली। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभावी होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों और कहावतों का उचित प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। फिर है प्रारंभ और अंत कैसे लिखा जाए। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होने चाहिए। फिर है शीर्षक। कहानी का शीर्षक कथा व
वस्तु से संबंधित छोटा या आकर्षक और सूचक होना चाहिए। शीर्षक देते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखिए। कहानी का मुख्य संदेश, जैसे फुफकारो लेकिन काटो मत। कहानी का मुख्य प्रसंग या पात्र, जैसे लालच का फल, सच्ची माँ आदि। आप पात्र का भी नाम, आपको कोई शीर्षक आ नहीं रहा है तो आप देखिए कि वहाँ पर कितने पात्र हैं। तो सी और चूहे की कहानी, मतलब ऐसे शीर्षक आप दे सकते हो। फिर है कहानी की रूपरेखा के किसी सूचक संकेत को भी शीर्षक के रूप में रखा जा सकता है, जैसे महात्मा का न्याय। अब आता है बोध, जो एंड में हम लिखते हैं ना कि हम इस कहानी से क्या सीख रहे हो, क्या सीख मिली है। तो कहानी पूरी होने के बाद अलग परिच्छेद, है ना, जब आप बोध लिखते हो तो उसको एक अलग परिच्छेद में लिखना है। परिच्छेद यानी एक अलग पैराग्राफ में ही लिखना है। परिच्छेद में कहानी से मिलने वाला बोध सीख लिखना या लिखनी चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक देकर बोध भी लिखिए। इस तरह का प्रश्न कहानी लेखन के लिए पूछा जाता है। अब यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं, हम पढ़ेंगे। एक जमींदार, बहुत से नौकर चाकर, दिन प्रतिदिन खेती की आमदनी घटते जाना, मित्र की सलाह, रोज सुबह शाम खेत की सैर करो। जमींदार का खेत पर जाना, देखना कुछ नौकर गायब, कुछ चीज़ें गायब, आंखें खुलना, खुद काम पे लग जाना, सभी में उत्साह, आमदनी बढ़ना। तो यह क्या हुआ, अपने पॉइंट्स। तब इस पॉइंट्स को आप एक बार दो बार पढ़िएगा और उसके बाद अपनी कल्पना से इसे विस्तारपूर्वक लिखना है। अगर आपने रूपरेखा को पढ़ा होगा तो यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ श्रम की बातें की हुई है, काम करने की बातें की है। तो टाइटल इस तरह से दे सकते हैं, शीर्षक, जहाँ श्रम वहाँ संपत्ति अथवा अपना काम खुद करो। आपको सिर्फ एक ही शीर्षक देना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। कानपुर में एक बड़ा जमींदार रहता था। कानपुर, यहाँ पर गांव का नाम का वर्णन किया है। उसके पास बहुत सी जमीन जायदाद और कई नौकर चाकर थे। उसकी खेती भी कम न थी। कई नौकर खेती के काम में लगे हुए थे, फिर भी खेती में सदा घाटा ही घाटा रहता था। दिन प्रतिदिन उसकी खेती की आमदनी घट रही थी, इसीलिए जमींदार बहुत चिंतित रहता था। तो यह हुआ अपना फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। एक दिन जमींदार का एक मित्र उससे मिलने आया। भोजनादि के बाद दोनों मित्र गपशप लगाते हुए बैठे थे। जमींदार की चिंतातुर मुख को देखकर मित्र ने उसका कारण पूछा। जमींदार ने सारा हाल कह सुनाया। तब उस मित्र ने जमींदार से कहा, हर रोज़ सुबह शाम खेत की सैर किया करो, तुम्हारी आमदनी अवश्य बढ़ जाएगी। यह क्या हुआ, अपना फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। जमींदार को कुछ आश्चर्य तो हुआ, पर उसने मित्र की सलाह मान ली। दूसरे दिन सुबह खेत पर पहुंचते ही उसने देखा कि कुछ नौकर गायब है और कुछ बैठे बैठे गप्पे लगा रहे हैं। खेती की कई औजार भी गायब है। यह
हाल देखकर सारी बात जमींदार की समझ में आ गई। उस दिन से वह रोज़ सुबह शाम खेतों पर जाने लगा और खुद भी नौकरों के साथ साथ काम करने लगा। तो यह हुआ अपना 3rd पैराग्राफ। अब 4th पैराग्राफ। खुद जमींदार को अपने साथ काम करते देखकर सभी नौकर चाकरों में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब वे सब ठीक से काम करने लगे। थोड़े समय में ज़्यादा काम होने लगा। जमींदार की आमदनी भी बढ़ने लगी। और अंत में हमें बोध लिखेंगे, सीख लिखेंगे। स्वयं पसीना बहाए बिना संपत्ति की आशा रखना व्यर्थ है। अपना कारोबार नौकरों के भरोसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपनी कहानी लिखनी होगी।